नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टीवी भारत। लखनऊ से है बड़ी खबर। यह आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद और बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शामिल हुए। इस सम्मेलन में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया और सुधांशु त्रिवेदी ने इस मौके पर कई मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने फर्जी वोटर पहचान की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की जांच जारी है और घुसपैठियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। उन्होंने ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया और कहा कि देश के कई मुद्दों पर विपक्ष ने जनता को जानबूझकर भ्रमित किया है, जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, हम धर्मध्वज संरक्षक है और विपक्ष घुसपैठियों संरक्षक बन गया है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को अब खौफ सताने लगा है क्योंकि भारत आज नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन में त्रिवेदी ने देश की प्रगति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व का परिणाम बताया और स्वदेशी उत्पादों के सहयोग की अपील की। मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन किन चीजों पे भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहाजों के गिरने के बारे में भ्रम पैदा करना। फिर इतना ही नहीं, याद करिए, इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। फिर उन्होंने कहा सेबी गलत है, सेबी का पूरी तरीके से वो निष्पक्ष निकला। उसके बाद याद करिए कोविड वैक्सीन के ऊपर इसी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करना। और तो और इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर भी भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जो एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ। नीति ने कह दिया है पश्चिम बंगाल में आप लेकर ममता बनर्जी जी ने 4 अगस्त सन 2005 को भारत की संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे का विषय 14 मिनट में 22 बार उठाया था। और जब उनको लगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है तो भारत के इतिहास में, अब तो खैर इनके आने के बाद बहुत बार घटनाएं हो गई, पीठासीन सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। आज ममता जी को क्या हो गया? आज उसकी जांच नहीं होने देना चाहती है। ममता जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रही हैं पूरी जांच होनी चाहिए, वरना सब फर्जी वोटर बन के बूथ कैप्चरिंग करके और ये सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ममता जी का डर समझा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है एक दौर था यूपीए का शासनकाल में जब भारी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ आते थे। मैं कोट कर रहा हूँ, सन 2005 में असम के गवर्नर एसके सिन्हा साहब ने कहा था कि प्रतिदिन 5000 लोग भारत में घुसपैठ करते हैं। और इस बार आपने देखा है पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश जाने वालों की लाइन लगी हुई है और उसमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वो कई बार यहाँ वोट भी डाल चुके हैं। तो बहुत साफ समझ में आ सकता है। मैं एक लाइन में कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल श्री राम मंदिर की ध्वजा रोहण समारोह को में भाग लिया। तो एक तरफ हम हैं जो धर्म ध्वजा संरक्षक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो घुसपैठिया संरक्षक है। सपा के सांसद को आप लोगों ने नहीं बुलाया, इसको लेकर भी वो हो रही है। मुझे लगता है कि
इन लोगों के वास्तविकता में दिल में क्या होता है बहुत साफ सामने आ जाता है। आपने देखा कि दिल्ली में आए थे प्रदूषण के बारे में प्रदर्शन करने और करने लगे नक्सलियों का गुणगान। उसी प्रकार ये सेक्युलरिज्म का आवरण ओढ़े हुए ये तथा कथित बाबरी मस्जिद की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने तो हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा। ये बाबरी मस्जिद शब्द कहां से आया? और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1857 में अवध को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश टाइम की जो पहली ऑफिशियल एफआईआर है उसमें उसके लिए मस्जिद जन्म स्थान लिखा है और वहां के मुतवली ने खुद साइन करके लिखा है नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेदार को कि 25 निहंग सिखों ने आके कब्जा कर लिया है मस्जिद जन्म स्थान पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद थी भैया, वो जन्म स्थान किसका था? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये ख्वाब पाल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अब एक बात तो बहुत साफ हो गई कि इन लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है? वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान है। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है, उस कारण से मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हैं भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है। नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से भारत का भविष्य खतरे में है। खबर बलिया से है, जहां नगर पालिका चेयरमैन संत कुमार गुप्ता को स्थानीय अधिवक्ताओं का जोरदार समर्थन मिला है। क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे समेत कई अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि चेयरमैन के राजनीतिक दबाव में फंसाने की साजिश की जा रही है। बलिया में नगरपालिका चेयरमैन शांत कुमार गुप्ता का समर्थन करते हुए अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा है कि चेयरमैन के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीने जा चुके हैं और राजनीतिक दबाव में उनसे जबरन हस्तक्षेप कराए जा रहे हैं ताकि उन्हें फंसाया जा सके। उन्होंने इससे लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे मिलकर चेयरमैन को न्याय दिलाएंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता वे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज किस तरह का प्रेस वार्ता किया गया है, क्या है मुद्दा, किन किन मामलों को लेकर किया गया है, परिचय देते हुए बताएं। मैं देवेंद्र नाथ मिश्रा, अध्यक्ष क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया। आज नगरपालिका बलिया के अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी हम लोगों के यहाँ समर्थन हेतु अपना मांग पत्र लेकर आए और क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया, द सिविल बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे और मुझे दिए। हम लोगों ने संयुक्त रूप से मीटिंग किया और सर्वसम्मत से हम लोग संत कुमार मिठाई लाल जी को समर्थन दिए समर्थन दिए। अब इस समर्थन पत्र में यह है कि ददरी मेला 19 से 21 से लग रहा है। भारत स्वतंत्र होने के पहले भी अंग्रेजों द्वारा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता था नगरपालिका का और अध्यक्ष ही नगरपालिका का मेले का व्यवस्था देखता था। और भारत स्वतंत्र होने के बाद भी नगरपालिका का चेयरमैन ही ददरी मेले का देखभाल और सारी व्यवस्था करता है, वही उसका मालिक होता है। मेरा भी उम्र 70 साल हो गया। हम भी अपने पूरे जीवन काल में देखें कि आज तक ददरी मेले का व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा नहीं चला गया है, लेकिन वर्तमान समय में बलिया का जिलाधिकारी तानाशाही प्रवृत्ति का है, मनमानी करता है और राजनीतिक दबाव में पड़कर वह नगरपालिका के अधिकारों का, संविधान का उल्लंघन करके
और संत लाल मिठाई लाल के साथ अन्याय करके ददरी मेला का अधिकार स्वयं छीन लिया है, ले लिया है और नगरपालिका का जो है ददरी मेला देख रहा है। और इतना दुर्व्यवस्था ददरी मेला में हो गया है कि एक अधिवक्ता का हत्या ददरी मेले में ओझल परियों द्वारा कर दिया गया, जिसके विरुद्ध 302 का FIR दर्ज है। तो इस तरह का घटना का दायित्व किसके ऊपर है? जिला प्रशासन के ऊपर है, जिलाधिकारी के ऊपर है। हम लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया और मुख्यमंत्री से मांग किया कि इस प्रकरण का जांच कराया जाए और नगरपालिका के चेयरमैन मिठाई लाल जी के साथ न्याय हो, और न्याय नहीं होगा तो पूरा जिला आक्रोशित होगा और प्रशासन के विरुद्ध हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे नगर पालिका में जो दुर्व्यवस्था थी और कूड़े का अंबार जो लगा हुआ था, इसमें अधिकारी बार बार ये कह रहे थे कि चेयरमैन साहब हस्ताक्षर कर देंगे तो सारे कर्मचारियों का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब का कहना यह है कि उसमें जो नोटिस उनको दिया गया उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मेरा वित्तीय पावर और प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया गया है। लेकिन ये प्रशासन कह रहा है कि उनका कोई पावर सीज नहीं है। आपको ये प्रकरण संज्ञान में होगा, आपको क्या लग रहा है और क्या सच्चाई है इसमें? अगर वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार सीज नहीं हुआ होता तो नगरपालिका के चेयरमैन संत लाल मिठाई लाल जी को न्यायपालिका का शरण क्यों लेना पड़ता? यह जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किए हैं और जब वहाँ याचिका दाखिल है तो ऐसी स्थिति में वह कैसे बिना उच्च न्यायालय के आदेश के दस्तखत करें? जी सर, आप अपना एक परिचय बता दें। मैं देवेंद्र कुमार दुबे, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन बलिया। आज सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या है किस? आज नगरपालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी हम लोगों के यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने जो है हम लोगों से समर्थन की मांग किया है। इनके जो है सभी कागजात का हम लोग अवलोकन किए और देखे कि इनके साथ जो है जिला प्रशासन ज्यादती कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो है पावर सीज नहीं किया गया है। इनको एक नोटिस उन लोगों ने दिया है और उस नोटिस के गार्भ में इन्होंने एक जो है दरखास्त भी उनको दिया है कि आप स्पष्ट करें कि हमारा जो है पावर सीज किए हैं कि नहीं। उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। एक तरह से इनको फंसाने का प्रयास है। जब इन्होंने उसका स्पष्टीकरण मांगा तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपका जो है कोई भी पावर सीज नहीं है, आप काम करें। ये हम सुने हैं कि करीब 1-1.5 महीने से इनका जो कोई भी कार्य नगरपालिका में नहीं किया जा रहा है। इनके यहाँ अधिवक्ता थे, अधिवक्ता की भी नियुक्ति इन लोगों ने किया था और जो है इनके बोर्ड ने किया था। उनको जो है एक तरफा केवल जो है एग्जीक्यूटिव मैंने जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर से इनको हटा दिया गया। यह भी गलत है ना। इसका मतलब कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग भीतर जो है कुछ और बना रहे हैं और इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है सर ईओ इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? हाँ, नहीं, इसमें सही बात है। हम लोग तो पेपर से पढ़ते हैं। हमेशा अधिशासी अधिकारी जो है इनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। अधिशासी अधिकारी का हमेशा सुनते हैं कि चेयरमैन से जो है उनका संबंध ठीक नहीं है, वो इनके अधीन है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनके अंडर में वो रहकर काम करेंगे। ये नहीं है कि वह जो है सार्वभौम है कि जो इच्छा होगी प्रशासन के जो है साजिश में वह काम करते हैं। चेयरमैन से उनका कोई तालमेल नहीं है और तालमेल न होना यह दर्शाता है कि वह जो है प्रशासन के जो है दबाव में है या किसी और के दबाव में। ऐसे अधिकारी को बलिया में रहने का कोई औचित्य नहीं है। वह हम जब से सुने हैं कि जब से वो आए हैं तब से चेयरमैन के साथ उनका जो है तालमेल नहीं बैठता। अब इसका कारण क्या हो सकता है वो खुद जानते होंगे। तो आप लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, यह बागी बलिया है। बागी बलिया में इनको जो है जनता के द्वारा ये चुने गए हैं और जनप्रतिनिधि हैं। ये जिले के जो हैं पिता जो है माने जाते हैं। चेयरमैन जो है शहर का जो है जनता के जो है पिता माने जाते हैं। इनका चुनाव जो है जनता ने किया है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के सामने यो कुछ नहीं होता और इनके कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप मुझे लगता है कि अधिशासी अधिकारी के ही साजिश में किया जा रहा है और इनके इस पावर को सीज करके और प्रशासन चाहता है कि हम खुद जो है उस माल को जो है ऐंठ लें। जिस तरीके से इनके घर पर जबरदस्ती फोर्स के साथ नोटिस चस्पा की जाती है, अगर इसी तरह से इनके साथ जबरदस्ती फोर्स के बल पर इनसे हस्ताक्षर करा लिया जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, यदि प्रशासन जो है गलत रूप में ये न करें
प्रशासन ऐसा नहीं करता कि पुलिस जो है ज़बरदस्ती करा ले। सिग्नेचर कैसे कोई करा लेगा? ये सिग्नेचर न करें और साफ कह दें कि जब मैंने उच्च न्यायालय में जो है शरण ले लिया है आपके आदेश का, तो जो उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका हम पालन करें। लेकिन 2 दिन पहले देखा जी चेयरमैन साहब, अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, कल मैं प्रशासन के विरुद्ध भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ और जो हमारे नगर में हमारे प्रमुख अधिवक्तागण हैं, मैं इनसे अपनी बातों को रखकर और प्रशासन से जो हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा रीट किए गए हैं, इसमें जो है सिविल बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष और जो है क्रिमिनल एंड रेवेन्यू देवेंद्र मिश्रा जी को से और सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार दुबे जी से एवं महासचिव भूपेंद्र सिंह जी से एवं सचिव अजय सिंह जी से मैं और सारे अधिवक्तागण से मैं अपना नैतिक समर्थन कि भाई हमको सहयोग करे। प्रशासन हमें जो है राजनीतिक दबाव में हमें प्रताड़ित कर रहा है और अनैतिक काम का दबाव डाल रहा है। तो आपको समर्थन मिल रहा है और समर्थन मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आजीवन आभारी रहूंगा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां लखनऊ से पहुंची इनकम टैक्स की टीम ने नागिन ट्रेडर्स के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार सुबह शुरू हुई यह छापेमारी लगातार जारी है और शहर में इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। चलिए विस्तृत से जानते हैं। बहराइच में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने बुधवार सुबह नागिन ट्रेडर्स के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। लखनऊ से आई कई टीमें कोतवाली देहात और कोतवाली नगर क्षेत्र में फैले सभी स्थानों पर एक ही समय पर पहुंची, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई और छापेमारी इतनी लंबी चली कि लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी तलाशी जारी रही और इनकम टैक्स अधिकारी पूरे मामले में अभी मीडिया से बात करने से बच रहे हैं और किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है और विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। सुनिए। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। स्कूल से लौटे बच्चों ने जब अपनी मां का शव देखा तो चीख निकल पड़ी और इलाके में हड़कंप मच गया। घटना प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के सहदारपुर पश्चिमी स्टेशन रोड की है। सूचना के बाद एसपी दीपक भूकर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और पूरे घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। महिला की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस हत्यारे पति की तलाश में दबिशें दे रही है और इस सनसनीखेज हत्या के पीछे वजह तलाशने की जुटी हुई है और फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर चुकी है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम आपको अवगत कराएंगे।
दिल्ली से है बड़ी खबर। इंडिया गेट के पास हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया और पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने लंबी बहस के बाद इसे 3 दिन तक सीमित कर दिया गया। और जानकारी के मुताबिक आरोपी सुभाष चंद्रन के वकील ने कहा कि पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार करते हुए सिर्फ 3 दिन की कस्टडी मंजूर की। अन्य सभी आरोपियों पर भी यही आदेश लागू होता है। विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क वह प्लानिंग की जानकारी जुटाने में लगी है। सभी आरोपियों को अब शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की 3 दिन की कस्टडी में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको तुरंत बताएंगे। The Delhi police requested for a police custody of 7 days before the judicial magistrate, and we opposed the judicial custody request, and the lengthy argument was taken place in the court, and finally the court has granted 3 days custody to the Delhi police, and now they will have to produce the accused on Friday before the court after the police custody. And we also moved bail application on behalf of different accused in this matter, different bail applications. So which will be listed, which is listed on Saturday for the the bail application will be listed on Saturday, and the matter will be heard on Saturday. Sir, arguments regarding pepper spray being recovered and their association with certain banned groups were also raised by the Delhi police. How do you see those arguments and what were your thoughts? So Delhi police, the prosecution, the investigation officer pointed out the use of pepper spray, the confiscation of pepper spray, and the other radical movement involvement also. So I appear on behalf of one Banka Akash from Andhra Pradesh. So we have no ideological leniency with any organization. He is a simple student of second year student of Delhi University who has seen a message, WhatsApp message, and joined the protest for the air quality index in Delhi. The Pradushan protest में इन्होंने शामिल किया था. So he has no other relation with any radical organization, any other organization, and that was our submission before the honorable court also. So considering all this submission, the court has granted only 3 days police custody to the Delhi police. So did police say anything about any organization banned in Andhra Pradesh? No. Actually, the police was pointing out the UAPA notification in which some political organization, particularly the Maoist organization and East Frontal organization. But the police have not pointed out they have any kind of Maoist relation. They were talking about some radical student organization union, but they did not mention any involvement of Maoist organization in their report right now. But we learned that the senior officers were presented in the court also raised a submission for that. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हम टीवी भारत के साथ।